गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंफर्म करो आवाज आ रही है, कंफर्म करो स्क्रीन नजर आ रही है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट से आपके पास में एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 पार्ट्स। तो इसमें केस लॉ लिखना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ तो देखो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन। What do you mean by a company? Company means a company incorporated under the Companies Act 2013 or any other act enacted prior to Companies Act 2013। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक्ट इशू किया है वो हुआ था इन द ईयर 2013, इसीलिए सबसे लेटेस्ट कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। इसमें आप देखते हो कि कहीं कहीं लिखा होगा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, यानी उस ईयर में कंपनीज एक्ट में वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट लाया गया है। डज नॉट मीन कि पूरा एक्ट बदल दिया गया। पहले चलता था कंपनीज एक्ट 1956, उसको पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया था इन द ईयर 2013 और इसीलिए इसका नाम भी चेंज किया गया कंपनीज एक्ट 2013। Every private limited company shall use the word private limited at the end of its name, and every limited company every public limited company will use the word limited at the end of its name। लेकिन कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अगर होती है, लाइसेंस्ड कंपनी अगर होती है, तो उसको अपने नाम के आगे ना ही प्राइवेट लिमिटेड यूज करना है ना ही लिमिटेड वर्ड्स यूज करने हैं until and unless it has violated the provisions under which it was granted the license। क्लियर है? अगर कोई भी कंपनी अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स यूज नहीं करती है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। मिनिमम पेनल्टी 500 पर डे ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, मैक्सिमम पेनल्टी ₹2000 पर डे ऑफ कॉन्ट्रवेंशन। कॉन्ट्रवेंशन मतलब जब तक वायलेशन ऑन है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी आप लोग घर पर रीड करना। ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए आती है। तो परपेचुअल सक्सेशन इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट है, कॉमन सील इंपॉर्टेंट। तो ये तीन अपने घर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड करनी है। कोई डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। कॉमन सील में एक छोटा सा अमेंडमेंट आ चुका है, तो अपनी कॉपीज में हेडिंग डालो दी कंपनीज एक्ट 2013। जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है वो नोट करे टॉपिक, हैशटैग देखे कॉमन सील। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने यूके के साथ कंप्लाई करते हुए 2015 में अमेंडमेंट लाके कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया था। यूके में 2006 से ऑलरेडी कॉमन सील ऑप्शनल थी। इंडिया में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 की वजह से कॉमन सील ऑप्शनल हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कॉमन सील ऑप्शनल हो गई है देन हाउ विल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी बी ऑथेंटिकेटेड। In case of a company which does not opt for a common seal, the documents will be authenticated by 2 directors or 1 director and a company secretary, where the company has appointed a company secretary. And if the company has opted for a common seal, in that case common seal use करना is mandatory। तब वो डायरेक्टर से ऑथेंटिकेट नहीं करा सकती, तब कॉमन सील का होना जरूरी है। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा दीदी कैसे पता लगेगा कंपनी हैज ऑप्टेड फॉर अ कॉमन सील और नॉट। आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है कि आपकी कॉमन सील है या नहीं। अगर है तो वो कौन सी है, क्योंकि ऑल योर डॉक्यूमेंट शुड हैव द कॉमन सील। क्लियर है? समझ में आया? जिनकी फर्स्ट क्लास है प्लीज नोट करें ये पूरा प्रोविजन। अच्छा, कोई भी कंपनी जो होती है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है कंपनी हैज इट्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया है तो वो डिफॉल्ट के लिए कंपनी ही लाइबल होगी। उसके डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स विल नॉट बी लाइबल, दो अलग से उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती। क्लियर है? कुछ केस लॉस थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश किया था। सैलमन वर्सेस सैलमन बहुत फेमस केस है जिसमें सैलमन ने एक कंपनी स्टार्ट की थी, सारे शेयर सैलमन एंड सैलमन की फैमिली होल्ड करती थी। लास्ट में वो कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट कर दिया यानी वो अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पाए। कोर्ट ने इंटरफियर करके देखा कि कंपनी इस पर्पस के लिए नहीं बनाई गई थी
कि वो क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड कर सके। तो अगर द कंपनी वाज नॉट फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग समवन, तब कोर्ट क्या बोलेगा कि सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड दो अलग अलग एंटिटीज हैं। तो सिंस डिफॉल्ट कंपनी में किया है, तो सैल्मन कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल इवन दो द एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सैल्मन्स। सिमिलरली ली एंड ली फार्मिंग एयर कंपनी का भी एक केस था। इस केस में ली एक पायलट था, उसका कंपनी ने ली की लाइफ के ऊपर में इंश्योरेंस करवाया हुआ था। ली किसी प्लेन को फ्लाई करते करते ली की डेथ हो जाती है, तो कंपनी ने ली को जो कंपनसेशन देना था वो कंपनसेशन पे कर दिया। लेकिन ली की वाइफ ने क्लेम किया कि सिंस ली एंड फार्मिंग कंपनी दोनों सेम नाम से है, तो कंपनी का सारा इंटरेस्ट उसके हैंड में एज अ विडो ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा ली की वाइफ का ये क्लेम गलत था, बिकॉज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, ली एंड कंपनी आर नॉट सेम इवन दो दे हैव कॉमन नेम्स। पच्छाब गुलजार एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लिमिटेड, इस केस में क्या हुआ था, मिस्टर बी थे, इन्होंने ह्यूज इनकम कमाई, इनको अपनी इस इनकम के ऊपर में इनकम टैक्स पे करना पड़ता। तो इन्होंने इनकम टैक्स लाइबिलिटी को अवॉइड करने के लिए क्या किया, 4 कंपनीज फॉर्म की और 4 कंपनीज को ये इनकम को अपोर्शन कर दिया इन फॉर्म ऑफ लोन्स। तो इन्होंने लोन दे दिया, कंपनीज को लोन मिल गया। कंपनीज जो है लोन जिसको मिलता है उसको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि लोन के ऊपर देयर इज नो टैक्स। और ये कंपनीज जो थी ये कभी भी लोन्स के ऊपर ना ही कोई इंटरेस्ट पे करती थी, डिफॉल्ट कर देती थी, ना ही लोन कभी रीपे करती थी। ठीक है। तो कोर्ट ने, ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर था, उन्होंने कहा कि ये कंपनी जब पूरा साल कोई काम करती ही नहीं है, यानी इनको बनाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग टैक्स लाइबिलिटीज, तो वी शुड ट्रीट मिस्टर बी एंड द कंपनीज एज सेम। तो यहाँ पे मिस्टर बी जो थे उन्होंने सेपरेट लीगल एंटिटी के अंडर में क्लेम किया और कहा कि नो, आई एंड द कंपनीज आर डिफरेंट। तो कोर्ट ने जब देखा कि सिंस ये कंपनीज का कोई काम नहीं था, ये लोन लेकर के बैठ गई थी, कोई एक्टिविटीज़ नहीं करती थी, तो कोर्ट ने मिस्टर बी एंड कंपनीज को एक ही ट्रीट किया और यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को वैलिडिटी नहीं मिली। नेक्स्ट में आते हैं कॉर्पोरेट वेल। ये टॉपिक यहाँ ऑनवर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Due to existence of separate legal entity, a company and its members and its directors, a company and persons who are behind the real functioning of the company are treated as different. It is said that there exists a fictional veil, veil मतलब पर्दा, there exists a fictional veil between the company and the persons who are in control of the company. तो ये corporate veil की वजह से there is separate legal entity. लेकिन at times the separate legal entity may be ignored. Why? Because कंपनी का फंक्शनिंग हो सकता है इस तरीके का चल रहा हो जिस केस में हम लोग को ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना पड़े। तो सबसे पहले आपको ये कॉर्पोरेट वेल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके आंसर्स में इंट्रोडक्शन के लिए काम आएगी। By fiction of law, a company is seen as a distinct entity, yet in reality it is an association of persons who are in fact the beneficial owners of all corporate property. This fiction is created by fictional veil known as the corporate veil. Lifting of corporate veil means ignoring the separate legal identity of the company. It means disregarding the corporate personality of the company and looking behind the real persons who are in control of the company. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल खाली तभी पॉसिबल है इफ इट इज परमिटेड बाय द स्टैट्यूट, अगर लॉ स्पेसिफिकली खुद कह रहा है। दूसरा, वेयर देयर इज द क्लियर एविडेंस ऑफ डिवाइस ऑफ अब्यूज ऑफ इनकॉर्पोरेट। तो ये सारी लैंग्वेज आपको एज इट इज लिख करके आनी है, आप ये लैंग्वेजेस को चेंज नहीं कर सकते। स्टैट्यूट कौन कौन से केसेस में कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, प्रिवेंशन ऑफ टैक्स और इवेजन। कोई कंपनी बनाई गई है सिर्फ एक ही पर्पस के लिए कि वो टैक्स इवेजन कर सके, देन द कंपनी एंड द पर्सन्स फॉर्मिंग द कंपनी आर ट्रीटेड एज सेम। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगर कोई कंपनी बनाई गई है जिसका सिर्फ एक ही पर्पस है, सोल पर्पस है, ताकि वो लोगों को चीट कर सके। अब मैं बार बार ये फ्रेज यूज नहीं करूंगी लोगों को चीट कर सके, क्योंकि ये लॉ की लैंग्वेज नहीं है।
Law says if the company is formed for the purpose of defrauding the creditors या circumventing the law, in that case the corporate veil may be lifted. तो वर्ड होगा आपका defrauding the creditors, defeating और circumventing the law. डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी, ये एक बहुत फेमस केस लॉ है. वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंग्लैंड एंड जर्मनी ऑपोजिट पार्टीज. इंग्लिश पीपल ने जर्मनी में जा करके कंपनी फॉर्म की थी और नॉर्मल ट्रांजैक्शंस किए थे. डेटर्स थे उनके जिनको उन्होंने क्रेडिट पे गुड सेल किए थे. एट द टाइम ऑफ वॉर इंग्लिश पीपल जो थे वो जर्मनी से अपना सारा लोन वापस मांगने लग गए. डेटर्स को कहने लग गए आपको हमें हमारी पेमेंट वापस करनी पड़ेगी. तो कोर्ट ने इंटरफियर किया और कहा कि एट द टाइम ऑफ वॉर सिर्फ रुपया इसीलिए मांगा जा रहा है सो दैट देयर कैन बी क्रैश क्रंच इन द जर्मन इकोनॉमी, जिसकी वजह से जर्मनी सरेंडर कर दे. सो एट दिस टाइम नो डेट विल बी रीपेड एंड इंग्लिश कंपनी विल इन फैक्ट बी ट्रीटेड एज एन एजेंट ऑफ इंग्लैंड. चेक वेलफेयर अवॉइडेंस. कई बार लोगों के हाथ में बहुत इनकम आई होती है, इनकम से आपको अपनी एम्प्लॉयज को बोनस पे करना पड़ता है. बहुत लोग बोनस पे नहीं करना चाहते क्योंकि उससे उनका प्रॉफिट लेवल कम हो जाएगा. तो वो क्या करते हैं, अगेन जैसे मैंने अभी बच्चा है गुलजार का केस लॉ नहीं बताया, वो अपनी इनकम को कंपनीज को ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उनको बोनस डिक्लेयर ना करना पड़े. नेक्स्ट वे कंपनीज शैम. कोई भी कंपनी अगर बनाई गई है जिसका कोई पर्पस नहीं है, जिसकी कोई एक्टिविटीज नहीं है, तो द कंपनी इज ट्रीटेड एज अ शैम. अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस. कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए, लॉ में आपके ऊपर कोई चीज के रूल्स लगे हुए हैं, वो रूल्स को अवॉइड करने के लिए अगर आप एक कंपनी फॉर्म कर देते हो तो यू एंड द कंपनी आर वन एंड द सेम. देयर विल बी नो कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल इन सच केसेस. कंपनी एक्टिंग एज अ ट्रस्टी एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स. एजेंट के लिए, एजेंट के काम के लिए कौन लायबल होता है? हमेशा प्रिंसिपल लायबल होता है. कोई कंपनी बना दी गई है जो हमेशा एजेंट ऑफ शेयर होल्डर जैसे काम कर रही है, जो ट्रांजैक्शंस में भी एंटर करी है. शेयर होल्डर को फायदा है किसी ट्रांजैक्शन में, कंपनी एंटर कर जा रही है. शेयर होल्डर को लॉस है, कंपनी हट जा रही है. डायरेक्टर्स को फायदा है, कंपनी एंटर कर जा रही है. डायरेक्टर्स को लॉस है, कंपनी हट जा रही है. तो इन दैट केस कंपनी का कोई खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है. उसका सारा काम कौन करवा रहा है? शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स करा रहे. इन सच अ केस कोर्ट बोलेगा जब आप लोग दोनों इतना ही प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशनशिप में हो तो आपको प्रिंसिपल एंड एजेंट माना जाएगा, यानी यू विल बी ट्रीटेड एज वन. आपके ऊपर लॉ ऑफ एजेंसी अप्लाई. कोई भी कंपनी है विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, इन दैट केस कंपनी एंड द पर्सन्स फॉर्मिंग द कंपनी आर सेम. क्वाजी क्रिमिनल केसेस. कोई भी पेनल्टीज लगानी है, लॉ वायलेट हुआ है, बोलते कोई भी चीज, कोई भी डिफॉल्ट हुआ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था, 30 सितंबर तक फाइल नहीं हुआ, तो कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी की एग्जिस्टेंस देने का ये मतलब नहीं है कि कंपनी अब जा करके नॉन लिविंग होने के बावजूद वो जाके अपना रिटर्न फाइल करेगी, है ना. इनफैक्ट किसी ना किसी के हाथ में पावर होगा कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाए. वो जनरली किसके हाथ में रहता है? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर्स इलेक्टेड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फॉर द कंपनी. तो उन्होंने रिटर्न फाइल करना डेट के अंदर में नहीं किया तो ऑब्वियसली कंपनी का डिफॉल्ट हो गया. तो वहां पे हम कंपनी पे भी पेनल्टी लगा रहे हैं एंड डायरेक्टर्स पे भी पेनल्टी लगा रहे हैं. क्लियर है? क्यों लगा रहे हैं? दोनों के ऊपर एक साथ पेनल्टी इसीलिए लगती है क्योंकि हम दोनों को सेम ट्रीट कर रहे हैं. सब्सिडरी एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी. ये वाला केस हम लोग लिख लेते हैं. कई बार होल्डिंग कंपनी क्या होती है एक बार देख लो. एक कंपनी है ए लिमिटेड, दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड. ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 51% शेयर कैपिटल होल्ड करती है, एटलीस्ट 51% शेयर कैपिटल होल्ड करती है, या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है. तो ए लिमिटेड हुई होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड हुई सब्सिडरी कंपनी. बोलते होल्डिंग कंपनी अपने इंडिपेंडेंट काम करती है, सब्सिडरी कंपनी अपना इंडिपेंडेंट काम करती है. लेकिन कई बार सब्सिडरी कंपनी का और कोई काम ही नहीं है एक्सेप्ट वो काम करना जो होल्डिंग कंपनी उसको बोल रही है. इन सच अ केस द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी विल नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट. The corporate will be lifted and the subsidiary company will be treated as an agent of the holding company and law of agency will apply. क्लियर है? सबको समझ में आया ये वाला प्रोविजन?
लिखना क्या है, अभी हम लिख लेते हैं। सब लोग ऑनलाइन में बताओ, आपको समझ में आया ये प्रोविजन? जल्दी से सब्सिडरी एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी की एक्सप्लेनेशन लिख लो। देखो यहाँ पर मैंने आपको यही लिखवाया कि कई बार कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर्स, इन दैट केस लॉ ऑफ एजेंसी अप्लाई कर जाएगा, एंड कंपनी एंड जिसके बोलने पे वो काम कर रही है उसके बीच में एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जल्दी से नोट करो और डन लिखो। होल्डिंग सब्सिडरी में कभी प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश होता। होल्डिंग कंपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रही होती है, सब्सिडरी कंपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रही है। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के बीच का ये रिलेशनशिप 51% शेयर कैपिटल होल्ड करना या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने से सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ जाते हैं होल्डिंग कंपनी। समझ में आई बात? सब्सिडरी कंपनी काम अपना करेगी, होल्डिंग कंपनी काम अपना करेगी, लेकिन इस पॉइंट के हिसाब से उन दोनों को क्या ट्रीट कर लिया जाएगा? प्रिंसिपल एजेंट यानी एक ही ट्रीट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी कंपनी कोई काम कर ही नहीं रही है, रैदर वो बनाई गई है सिर्फ होल्डिंग कंपनी जो बोले वही काम करने की। जैसे होल्डिंग कंपनी को अपने कुछ प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना है, तो वो सब्सिडरी कंपनी को प्रॉफिट लोन के फॉर्म में दे देती है। सब्सिडरी कंपनी वो लोन से कुछ नहीं कर रही है। इससे क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है कि सब्सिडरी कंपनी का कोई काम ही नहीं है, सब्सिडरी कंपनी बनाई गई है फेक पर्पस के लिए। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी को एक ही ट्रीट। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल अंडर स्टैट्यूट प्लीज जल्दी से नोट कर लो, डन लिख दो अगर आपका हो चुका है। जल्दी से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन नोट करो, उसके बाद डन लिखो। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग पीएल इंक्लूड करते हैं, बैलेंस शीट इंक्लूड करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट ही होते हैं, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इफ एनी। अगर कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करना पड़ता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।